तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गेट इवन क्लासेस पर, जहां पर आज हम टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलाकर। और यहां पर जितने भी क्वेश्चन हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और वहीं से हमने इस क्वेश्चन को उठाए हैं। अगर आपको पॉलिटेक्निक में 300 मार्क्स लाने हैं तो आपको इनमें से सब क्वेश्चन देखने पड़ेंगे और इसकी गारंटी है कि आपके 50 में से 35 प्लस क्वेश्चन हूबहू परीक्षा में आएंगे ज़रूर। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और यहाँ पर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स के 25 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, यहाँ पर देखिए, कह रहा है लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो इसको तो आपको पता होगा दोस्तों, बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाले हैं। ये चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी दोस्तों, फैराडे, माइकल फैराडे ने की थी चुंबकीय प्रेरण की खोज। तो अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल है, कह रहा है एक विद्युत पंखा 220 वोल्ट पर 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है, पंखे की शक्ति। तो दोस्तों पंखे की शक्ति बराबर क्या होता है, P बराबर होता है VI के। तो हमें शक्ति ज्ञात करनी है और V हमारा क्या है, वोल्टेज है। वोल्टेज हमारा क्या दिया है 220, यहाँ पर 220 लिखिए और इनटू लगाइए। I यहाँ पर हमारी क्या है, एम्पियर मतलब धारा है, I मतलब धारा। तो यहाँ पर करंट 1.5 एम्पियर जो है धारा है, तो 1.5 यहाँ पर लिख लीजिए। तो P बराबर हमारा जो मान निकल के आएगा वो हो जाएगा 330 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ऑप्शन हमारा कौन सा है, बी नंबर। ऑप्शन हमारा है बी नंबर, ये देखिए यहाँ पर दिया है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है घरों में प्रवाहित होने वाली धारा होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा जो होती है हमारे घरों में प्रयुक्त होती है। और आप चलते हैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन पर। पाँचवा नंबर कह रहा है कि सिलिकॉन है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है अर्धचालक, चालक, कुचालक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धचालक। यहाँ पर अर्धचालक इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जर्मेनियम जो होता है, जर्मेनियम ये भी एक अर्धचालक ही होता है। ये दोनों क्वेश्चन कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि जर्मेनियम है। तो दोनों को आपको याद रखना है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों अर्धचालक हैं। तो अब चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पर। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कांच की छड़ को रेशम से, यहाँ पर रगड़ा होगा दोस्तों, यहाँ पर रगड़ा लिखा जाना चाहिए, यहाँ पर क्या होगा, रगड़ा होगा, यहाँ पर लिखा है रगड़ा जाए तो कांच की छड़ पर आवेश आता है। तो दोस्तों ये वाला जो है 12th क्लास की बुक में पहले चैप्टर पर है कि यदि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाए तो कांच की छड़ पर आवेश होता है धनावेश। यहाँ पर क्या होता है हमारा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाता है धनावेश। ऑप्शन नंबर बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन पर। सातवां नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ चुका है, मनुष्य की आँख वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनाती है। तो यहाँ पर आपको इसका जवाब पता होना चाहिए दोस्तों। ये वाला हमारा जवाब हो जाएगा रेटिना पर। रेटिना जो कि आँख के सबसे आंतरिक परत होता है, वो रेटिना पर हमारे आँख का जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो अब चलते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है ताप बढ़ाने पर चालकों की विशिष्ट चालकता। तो यहाँ पर ताप जब बढ़ाएंगे दोस्तों, ताप बढ़ाएंगे चालकों की विशिष्ट चालकता जो होती है वो घट जाती है। तो यहाँ पर विशिष्ट चालकता घट जाती है। तो आपको ये भी याद रखना है, अगर विशिष्ट चालकता घट जाती है तो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है, जो विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो है बढ़ जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध हमारा बढ़ जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कोण जो कोई वस्तु हमारी आँख पर बनाती है कहलाता है। तो यहाँ पर जब कोई वस्तु हमारी आँख पर कोण बनाती है दोस्तों, तो हमारा कौन सा कोण बनाती है? दर्शन कोण बनाती है, दर्शन कोण। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, दर्शन कोण। अब चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पर। अगर दोस्तों वीडियो अगर मज़ा आ रहा है वीडियो में, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इसको बनाने में। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पर 10 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? लाल और नीले रंगों को मिलाने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर दोस्तों लाल और नीले रंगों को मिलाने पर हमारा मैजेंटा रंग प्राप्त होता है। कौन सा रंग? मैजेंटा रंग। तो मैजेंटा कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैजेंटा ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको। तो अब चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी। तो दोस्तों लेंस की क्षमता जो होती है, लेंस की क्षमता को हम डिनोट करते हैं P से, और P बराबर होता है 1/F। P बराबर होता है 1/F। तो यहाँ पर अगर सेंटीमीटर में दिया रहा, ये मीटर में है दोस्तों, और इसी प्रकार 100/F क्या होता है? सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर। तो यहाँ हमारा 25 सेंटीमीटर में दिया है, तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर से करेंगे तो P बराबर हमारा आएगा 100/F में क्या आएगा? 25, और 25 से इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? +4 डायोप्टर मारना है, ना कि -4 डायोप्टर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रिज्म में से किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रिज्म होता है उनमें से किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाल रंग का। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। कैसे? अगर आप प्रिज्म बनाएंगे ऐसे, तो यहाँ पर एक श्वेत प्रकाश किरण डालेंगे तो ये 7 रंगों में विभाजित होती है, आपको पता होगा। 7 रंगों में, एक इधर जाती है, 2 3 4 5 6 7। तो हम इसको किस कॉन्सेप्ट से समझते हैं दोस्तों? इसको हम समझते हैं विबग्योर कॉन्सेप्ट से। विबग्योर, यहाँ नीचे वाला B होता है, ये I होता है, ये B होता है, ये G होता है, ये Y होता है, ये O होता है, ये O होता है, और ये हमारा R होता है। तो यहाँ पूछ क्या रहा था? प्रिज्म में से किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो ये देखिए, ये सामने सबसे दूर जा रहा है, इसलिए इसका जो विचलन है सबसे कम होगा लाल रंग का, रेड। ये रेड है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है दोस्तों, तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक हो रहा है? सबसे नीचे वाली का, यानी कि V का, यानी हमारा क्या हो जाएगा? बैगनी। तो यहाँ पर ये चित्र के माध्यम से आपको समझना है, कोई भी क्वेश्चन आएगा तुरंत आप बता देंगे। और यहाँ पर अगर तरंगदैर्घ्य की बात करें, तो जिस रंग का अपवर्तन सबसे कम होगा, जिस रंग का अपवर्तन हमारा सबसे कम होगा, यहाँ पर हमारा अपवर्तन सबसे कम कौन सा है? लाल रंग का। तो यहाँ पर जिसका अपवर्तन सबसे कम होगा उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी, मतलब उसकी दूरी बहुत ज़्यादा होगी। और ये सब अब मुड़ चुके हैं, तो यहाँ पर ये दूरी कम तय कर पाएंगे, तो यहाँ इसकी तरंगदैर्घ्य जो हो जाएगी बहुत कम हो जाएगी, बैगनी रंग की। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इससे 4 क्वेश्चन बनते हैं, तो चारों को आप चित्र के माध्यम से ही समझ सकते हैं। तो अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर निकट दृष्टि दोष की बात कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष को या दूर दृष्टि दोष को कोई भी हो, आप ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। दूना यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, इसको मैंने पहले भी बताया है। दूना से आप कैसे पता लगा सकते हैं? यहाँ पर D फॉर होता है दूर, D फॉर दूर होता है, U फॉर उत्तल होता है, U फॉर उत्तल होता है, और हमारा N फॉर नज़दीक होता है, नज़दीक, और A फॉर हमारा क्या हो जाता है? A फॉर हो जाता है अवतल, A फॉर अवतल। तो ये कॉन्सेप्ट है। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और नज़दीक के लिए अवतल लेंस का। तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप तुरंत कर देंगे। तो यहाँ पर पूछा क्या था? निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष के लिए क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष के लिए क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। तो इसको आपको याद रखना है, और लेंस और दर्पण में कंफ्यूज मत होना है। लेंस में ही जो है दृष्टि दोष दूर होते हैं, लेंस से ही। तो अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर।
तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कौन सा दर्पण समांतर किरण पुंज को अपसारित कर देता है। तो हमारा जो दर्पण हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होता है हमारी समांतर किरण पुंज को अपसारित कर देता है। कैसे, तो यहाँ पर ये हमारा उत्तल दर्पण है। यहाँ पर जब प्रकाश आती है ऐसे ऐसे, तो ये इधर को ऐसे चली जाती हैं, इधर को ऐसे चली जाती है और अपसारित कर देता है। तो ठीक है, ये अपसारित करने की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर हम चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण से अपसारी किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखेंगे। तो यहाँ पर एक कंडीशन ये भी बनती है दोस्तों कि अवतल दर्पण से भी जो होता है अपसारी किरण पुंज प्राप्त होता है। कैसे, यहाँ पर जब हम वस्तु को यहाँ पर रखते हैं, कहाँ पर, फोकस पर, ये हमारा फोकस है, ये हमारा क्या फोकस है और ये ध्रुव है। तो यहाँ पर जब हम रखते हैं वस्तु को, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, ये दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे बनता है, पीछे यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। और ये जो होता है इसी में अपसारी किरण पुंज इसी से निकलती है अवतल दर्पण में, इसी कंडीशन में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोकस और ध्रुव के बीच जब रखेंगे तो यहाँ पर ये अपसारित कर देगा, यहाँ पर क्या करेगा, अपसारित कर देगा। तो अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है, व्यक्ति से प्रतिबिंब के मध्य की दूरी का मान होगा। यहाँ पर कह रहा है एक व्यक्ति है, यहाँ पर व्यक्ति कोई है, कह रहा है समतल दर्पण, ये हमारा मान लीजिए दर्पण है, यहाँ से कितने मीटर दूरी पर खड़ा है, 3 मीटर की दूरी पर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके 3 मीटर दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन गया। कह रहा है यहाँ पर 3 मीटर की दूरी पर ये खड़ा है दर्पण से, 3 मीटर, तो इसका प्रतिबिंब भी 3 मीटर की दूरी पर बनेगा दोस्तों यहाँ तक। तो 3 मीटर की दूरी पर यहाँ बन गया। तो पूछ क्या रहा है कि व्यक्ति से प्रतिबिंब के मध्य की दूरी, ये हमारा व्यक्ति है और ये हमारी प्रतिबिंब है, इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। तो टोटल क्या होएगा, 3 + 3 = 6 मीटर। 6 मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए ए नंबर जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन पर 72 डिग्री के कोण पर झुके 2 समतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी। तो इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों, जब प्रतिबिंब की संख्या निकालनी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रतिबिंब की संख्या बराबर होती है 360 डिग्री बटे n - 1। यहाँ पर n क्या है दोस्तों, ये 72 जो दिया है, 72 डिग्री जो दिया है उसी का मान है। तो यहाँ n के स्थान पर 72 डिग्री रखेंगे तो 360 बटे यहाँ पर 72 करेंगे -1। तो यहाँ पर 72 पंचे 360 और 5 में से -1 करेंगे तो आ जाएगा 4। तो यहाँ पर 4 जो है 4 प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, 4 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर चाहे 72 डिग्री चाहे कोई भी डिग्री कोण दिया रहे, आपको कहाँ रखना है, n के स्थान पर रखना है, इतना आपको याद करना है। तो 360 डिग्री बटे n - n आपको इतना क्या करना है, याद कर लेना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि आप लाइक नहीं करते वीडियो पूरी देख लेते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी पदार्थ का ताप धीरे धीरे बढ़ने पर आप कौन सा रंग देखेंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सफ़ेद रंग, सफ़ेद रंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है ऊष्मा चालन की वह विधि जिसमें अणु अपना स्थान नहीं बदलते, वह विधि कौन सी है दोस्तों, वह विधि हमारी कौन सी है, चालन विधि। चालन विधि हमारी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। तो गुप्त ऊष्मा किसके बराबर होती है दोस्तों, Q = m × L, Q = m × L, जहाँ Q बराबर क्या है, गुप्त ऊष्मा है। Q बराबर क्या है, गुप्त ऊष्मा इसी को कहते हैं, और ये द्रव्यमान और ये L। तो यहाँ पर Q जो है बराबर होता है m × L के। तो आपको ये याद रखना है गुप्त ऊष्मा का मान। तो अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है जल ठोस एवं द्रव दोनों ही स्वरूप में जिस तापमान पर विद्यमान रहता है वह है।
तो यहाँ पर हुआ कौन सा आंसर है दोस्तों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जो होता है ठोस एवं द्रव दोनों ही स्वरूप में जिस तापमान पर विद्यमान रहता है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही है। तो अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है दो वस्तुओं के ताप में 45 डिग्री फ़ारेनहाइट, एफ क्या है हमारा, फ़ारेनहाइट का अंतर है, सेल्सियस में यह अंतर होगा। तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है डेल सी अपॉन 5 बराबर डेल एफ अपॉन 9। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, सेल्सियस में अंतर क्या होगा, तो यही डेल सी है, इसको ज्ञात करना है, 5 करेंगे और हमारा डेल एफ यानी कि 45 डिग्री दिया है और यहाँ पर हमारा 9 है, तो 9 से इसको काटेंगे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो डेल सी का मान क्या निकल के आएगा, डेल सी का हमारा मान निकल के आएगा 5 गुणे 5 बराबर 25। 25 हमारा जो हो जाएगा सेल्सियस में अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है बॉयल के नियम में नियत रहता है, तो बॉयल के नियम में जो नियत रहता है दोस्तों वो होता है पी हमारा नियत रहता है, क्योंकि इसमें उन्होंने क्या बताया था, इसमें उन्होंने बताया था कि पी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/b के। तो यहाँ पर जब करते हैं, यहाँ पर इसको कांस्टेंट बराबर करके के जब मान लेते हैं तो यहाँ पर हमारा आ जाता है पी बी बराबर के। तो यही हमारा नियत रहता है, पी बी हमारा क्या रहता है, नियत रहता है। तो ए ऑप्शन जो हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है, यदि तरंग की चाल 480 मीटर प्रति सेकंड हो तो तरंग की तरंगदैर्घ्य क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला होता है बी बराबर एन लैम्डा, ये तो आपको पता होगा, बी बराबर एन लैम्डा के होता है, जहाँ पर बी हमारा क्या होता है, चाल होती है, एन हमारी आवृत्ति होती है, लैम्डा क्या होती है, तरंगदैर्घ्य। हमसे पूछा गया है तरंगदैर्घ्य पूछा है यानी कि लैम्डा, तो लैम्डा निकालने के लिए क्या करेंगे, लैम्डा बराबर बी अपॉन का एन करेंगे। तो यहाँ पर बी अपॉन एन करके हम मान रख देंगे, लैम्डा बराबर बी का मान हमारा कितना है 480 मीटर प्रति सेकंड और यन हमारी की आवृत्ति कितना है 120 हर्ट्ज। तो यहाँ पर 0 से 0 काटेंगे, 12 चौक 48, तो लैम्डा बराबर कितना आ गया 4, लैम्डा बराबर कितना आ गया 4। तो 4 कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ये है 4 मीटर तरंगदैर्घ्य हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पर हमारा फिजिक्स का जो है न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है क्वेश्चन। अब हम चलते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन पर। तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन अब आ रहा है 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर आप सवाल या फिर क्वेश्चन देखकर आपको पता लग रहा होगा जो भी क्वेश्चन हमने लिए हैं सब जो हैं पॉलीटेक्निक बेस से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 पर आ चुके हैं। यहाँ पर पूछ रहा है BHC का पूरा नाम, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है BHC का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पर BHC का पूरा नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। डी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। तो यहाँ पर BHC ऐसे भी मिल सकता है, BHC का फुल फॉर्म क्या होगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है नौसादर और नमक को पृथक या अलग किया जा सकता है किस विधि द्वारा। तो यहाँ पर किस विधि द्वारा कर सकते हैं, क्रिस्टलन द्वारा कर सकते हैं। क्रिस्टलन द्वारा जो है नौसादर और नमक जो कि ऊर्ध्वपातज हैं दोस्तों। नौसादर और नमक क्या है, ये ऊर्ध्वपातज भी कहलाते हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसको भी आप याद कर लीजिए। ऊर्ध्वपातज होते हैं नमक और नौसादर। तो यहाँ पर क्रिस्टलन द्वारा इन्हें अलग किया जा सकता है। तो अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस। तो यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस हमारा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, शक्कर या जिसे शर्करा कहते हैं। तो 29 नंबर हो चुका है। अब 30 नंबर पर आ जाएंगे। 30 नंबर क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। तो यहाँ पर तत्व की बात किया है दोस्तों, तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। और जो है अगर धातु पूछता तो धातु आप क्या करते हैं, धातु था एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो धातु है जो कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। यहाँ तत्व पूछा था, तत्व हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा।
तो इसको आपको याद रखना है कि तत्व पूछ रहा है कि धातु पूछ रहा है। तो अब चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। तो यहाँ पर जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? तांबा, जस्ता और निकिल की। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? यहाँ पर इसके लिए ट्रिक जो है वो है नेताजी। नेताजी आप इसको याद कर सकते हैं नेताजी ट्रिक से। कैसे याद करेंगे? यहाँ पर हमारा नेताजी से मतलब क्या है कि एन फॉर क्या हो गया? निकिल हो गया, एन फॉर निकिल हो गया, और ता फॉर क्या हो गया? तांबा। तांबा यानी कि क्या? तांबा, तांबा दिया है। तो और क्या कह रहा है? जी, जी फॉर जिंक हो गया, यानी कि जस्ता, जस्ता यहाँ पर हो गया। तो आप नेताजी से आप समझ सकते हैं कि जर्मन सिल्वर जो है मिश्र धातु किस प्रकार बनी होती है। तो तांबा, निकिल, तांबा और जस्ता, नेताजी आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ आपको 31 नंबर समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या। तो यहाँ पर जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है दोस्तों? 7 है। यहाँ पर राइट आंसर 7 हो जाएगा। चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ब्रोमीन? नहीं दोस्तों, यहाँ पर ब्रोमीन बिल्कुल भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर मरकरी जो होती है वो सामान्य ताप पर द्रव होती है, धातु। और अगर पूछ लेता क्या? आधात पूछ लेता, वह आधातु जो सामान्य ताप पर द्रव है वह कौन सी हो जाती है दोस्तों? ब्रोमीन। इसको आपको याद रखना है कि अगर धात पूछेगा तो मरकरी और आधात पूछेगा तो ब्रोमीन। तो अब चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रासायनिक यौगिक है। तो यहाँ आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? Na2CO3 का। और Na2CO3 अगर नहीं दिया है तो यहाँ पर एक और भी होता है CCl4। CCl4 का भी प्रयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में करते हैं दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ पर Na2CO3 राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है आँखों की दवाई के रूप में से निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो आँखों की दवाई जो है इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? पोटास एलम के द्वारा। पोटास एलम यानी कि इसे क्या कहते हैं? फिटकरी। फिटकरी, फिटकरी कहते हैं दोस्तों। इससे क्या होती है? आँखों की दवाई भी होती है। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि फिटकरी का जो सूत्र होता है, कभी कभी पूछ लेता है कि फिटकरी का सूत्र बताइए। तो फिटकरी का जो सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4, SO4 का क्या होता है? होल थ्राइस, इंटू में क्या होता है? 24H2O, 24H2O। ये फार्मूला काफ़ी बड़ा है लेकिन काफ़ी बच्चों को याद भी रहता है क्योंकि ये रट चुका है अब। K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो यहाँ पर अब चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। तो 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एलपीजी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। एलपीजी जो होती है उसमें मिश्रण किस किस गैस का होता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन जो है एलपीजी में पाई जाती है। तो अब चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। 37 नंबर पूछ रहा है कि हड्डियों की राख है। तो यहाँ पर हड्डियों की राख क्या है दोस्तों? कैल्शियम, कौन सा? कैल्शियम फास्फेट। ये जो होता है हड्डियों की राख होता है। तो कैल्शियम फास्फेट जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं किस पर? 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नौशादर का रासायनिक सूत्र। नौशादर अभी क्या बताया मैंने, और नौशादर क्या कहते हैं? इसको ऊर्ध्वपातज भी कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए बता रहा हूँ बार बार। नौशादर और कपूर ऊर्ध्वपातज हैं और इसका रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो रासायनिक सूत्र इसका क्या हो जाएगा? NH4Cl। NH4Cl इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार भी दे सकता है NH4Cl जो है वो क्या है। तो यहाँ पर हमारा ऊर्ध्वपातज होता है NH4Cl यानी कि नौशादर। तो अब चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फलों को जो पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जैसे हमारे आम वाम होते हैं जो, उसको पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एथिलीन। एथिलीन का प्रयोग करते हैं आम को या किसी भी फल को पकाने के लिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथिलीन।
डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अब चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीवीसी का पूरा नाम। वहाँ पर तभी हमने क्या देखा था, बीएचसी का पूरा नाम क्या था, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और यहाँ पर पीवीसी का फुल फॉर्म पूछा है तो यहाँ पर होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड आपको याद रखना है कि पॉलीवाइनिल क्लोराइड होता है। तो अब चलते हैं, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं, बीएचसी जो था, बीएचसी इसमें भी क्लोराइड था और पीबीसी इसमें भी क्लोराइड है। तो यानी कि इसमें दोनों में क्लोराइड है। ऑप्शन में अगर क्लोराइड मिले तो तुरंत उसी को मार दीजिए। और वो याद रखना है कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड और यहाँ पर पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो अब चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कि प्राकृतिक रेशा है, तो प्राकृतिक रेशा हमारा कौन सा होता है, रेशम। रेशम जो है हमारा प्राकृतिक रेशा यानी कि प्राकृतिक देन है रेशम। ठीक, तो अब चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है NaCl के सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है। कह रहा है क्रिया कराएंगे अगर हम NaCl और H2SO4, NaCl प्लस H2SO4 की क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर कौन जो है गैस बनेगी, कौन सी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, HCl। HCl हमारी गैस बनेगी। यहाँ पर SO2 तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर SO2 का कहीं HCl हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोडियम को साधारणतः किस में रखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया परीक्षा में, तो इसको रट लीजिए कि सोडियम को साधारणतः किस में रखा जाता है, तो वो होता है हमारा मिट्टी का तेल में हमारे सोडियम को रखा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है शराब में मिला हुआ पदार्थ जो अंधापन करता है वह है। तो दोस्तों शराब में वो कौन सा पदार्थ मिला होता है जो हमें अंधा भी कर सकता है, वो बताइए उसका नाम। उसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो अब चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है नींबू के खट्टे स्वाद का कारण है। तो नींबू को जो खट्टा होता है उसका कारण कौन सा अम्ल होता है उसमें, ये बताना है। तो यहाँ पर नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल जो होता है नींबू में पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, इमली में। अगर इमली के खट्टे का कारण पूछेगा तो टार्टरिक अम्ल, और सिट्रिक अम्ल क्यों है, नींबू के स्वाद खट्टे होने का कारण। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है HCOOH का आयुपीएसी नाम है। HCOOH, यहाँ पर आप देखिए पहले कितने कार्बन है, इसी से आप पता लगा लेंगे। HCOOH, यहाँ पर कार्बन की संख्या क्या है, एक ही है, यानी कि एक ही कार्बन है, एक कार्बन है। इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, मेथ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मेथ कहाँ पर है, सब में है। और COOH क्या है, यहाँ पर ओइक। COOH क्या है हमारा, ओइक अम्ल है, ओइक का प्रयोग करते हैं COOH के लिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मेथेन, यहाँ पर मेथेन ओइक, मेथेनोइक। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, C ऑप्शन, मेथेनोइक जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमने पहले वीडियो बना दिया है, मतलब हमने एक ये क्वेश्चन पहले भी बताया है, लेकिन उसमें हमने बताया था जीवाणु रहित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। वहाँ पर क्लोरीन दिया था, वहाँ पर क्लोरीन दिया था दोस्तों, क्लोरीन उसका राइट आंसर भी सही था। और यहाँ पर पूछ रहा है इन सब के फॉर्म में, क्लोरीन यहाँ पर तीनों में है, तो इसमें से बताना है किसका प्रयोग जीवाणु रहित करने के लिए करते हैं पेयजल में। तो यहाँ पर उसी के साथ हमने बताया था कि जो CaOCl2 जिसे हम विरंजक चूर्ण कहते हैं, उसका प्रयोग भी हम पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए करते हैं। हमने बताया कि टंकी वाला, जहाँ टंकी को साफ करते हैं दोस्तों विरंजक चूर्ण से, ये पहले वीडियो बना दी है इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुझे हुए चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। तो दोस्तों बुझा हुआ चूना का सूत्र पहले आप बताइए। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, CaO। यहाँ पर बुझा हुआ चूना होता है। और इसमें कह रहा है कि अगर क्लोरीन प्रवाहित कर दें,
तो क्या बनेगा, क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे फार्मूला क्या बन रहा है, CaOCl2, CaOCl2 जो कि हमारा क्या है, विरंजक चूर्ण। फार्मूला आपको साथ साथ याद रखना है दोस्तों। विरंजक चूर्ण जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा CaOCl2। तो अब चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है क्षारीय विलयन का pH मान होता है, क्षारीय विलयन का pH मान। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप इतना याद रखिए कि ये जो होता है हमारा यहाँ पर 7 होता है, इधर पहले कौन आता है, A, और इधर क्या आता है, B। ये हमारी ट्रिक है दोस्तों। पहले एसिड आएगा, A फॉर क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, और B फॉर हमारा क्या हो जाएगा, बेस यानी कि क्षार। तो यहाँ पर सबसे पहले एसिड आया यानी कि 7 से कम कह रहा है, मतलब क्षारीय विलयन के लिए क्या कह रहा है, क्षारीय विलयन का pH मान क्या होगा, तो 7 से अधिक, 7 से अधिक होगा हमारा क्षारीय विलयन का pH मान, और 7 से कम होगा हमारा अम्लीय विलयन का pH मान। तो यहाँ पर आप ट्रिक के समझ सकते हैं कि A यहाँ पर दिया है, यहाँ पर B दिया है, A7B। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ये कह रहा है H2SO4 का अणुभार होगा। तो H2SO4 का अणुभार निकालने के सबसे पहले सभी जो तत्व हैं सबको लिख लीजिए। यहाँ पर H2 है, S दिया है, O4 दिया है। तो यहाँ पर अलग अलग कर लेंगे। अब H2 को क्या करेंगे, H का अणुभार कितना होता है, 1 होता है। इसके परमाणु यहाँ पर अणु कितने हैं, इसके 2 हैं, तो 1 × 2 = 2 करिए। और S का जो परमाणु भार होता है, अणुभार, वो कितना होता है, 32 होता है। और O का जो अणुभार होता है वो 16 होता है। और यहाँ पर इसके 4 अणु भी हैं, तो 16 × 4। तो यहाँ पर 32 लिखिए, और यहाँ पर 16 चौको 64। सारे जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, जोड़कर बताइए आंसर में। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिख दीजिएगा, यहाँ पर जोड़कर बता दीजिएगा। और जितनी भी वीडियो डालें उनको रोज़ देख लीजिएगा, और आपको सरकारी जो है कॉलेज पाने से कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।